जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। तो आइए ले चलते हैं आपको झारखंड, जहाँ चुनाव नवंबर इसी साल होना है और इलेक्शन कमीशन की टीम भी वहाँ पहुँच गई है जायज़ा लेने। डेट कब, किन चरणों में करना है कि एक फेज़ में करना है, ये सारे डिसीजंस अब सामने आ जाएंगे आपके। और दूसरी तरफ देखा जाए तो करप्शन को लेकर बड़ा बवाल है झारखंड में। लैंडस्काइम माइनिंग, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में भी काफ़ी मामले सामने आए हैं इन 5 सालों में, या उसके पहले भी काफ़ी आए हैं। अभी जो एक मेजर मुद्दा सामने आया है उस पर मैं सुनील जी के साथ शुरुआत करूंगा, जिस पे हाई कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है। ये मामला क्या है, ये घोटाला क्या है, और ये खबर आप तक पहुंचाएंगे सुनील जी विस्तार से। तो आइए सुनील जी का स्वागत करते हैं। सुनील जी जी नमस्कार। नमस्कार। ये मामला क्या है? स्टेट असेंबली घोटाला, हाई कोर्ट ने सीबीआई, ये है क्या? जरा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। झारखंड में तो देखिए आमतौर पे करप्शन कोई नई चीज नहीं है। देखिए एक बहुत ऐतिहासिक मैं आपको बात बताऊं कि घोटालों की शुरुआत झारखंड से हुई थी। बहुत पहले जब कोई घोटाला जानता नहीं था, उस पीरियड में घोटाला हुआ था। यहाँ पे एक अंग्रेज कमिश्नर हुआ करते थे, तो उनके थर्ड ने क्या किया था कि एक जीरो लगाकर 5,000 को 50,000 रुपये निकाल लिए थे, और तब 50,000 रुपये बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। उससे उसने दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी, एक जिसमें अभी कमिश्नर का ऑफिस है और एक उनका घर। उसके बाद एक परंपरा शुरू हुई कि इससे नीचे लेस देन सो एंड सो अमाउंट ऐसे करके लिखने की परंपरा शुरू हुई। ये रांची के गजट में भी इसकी चर्चा है। तो अच्छा। ये इतिहास है। फिर जीप घोटाला हुआ, उसमें भी झारखंड का नाम था। झारखंड बनने के बाद जो घोटाले हुए वो बड़े दिलचस्प हुए। एक यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, इंदर सिंह नामधारी। हम्म। नामधारी ने एक बार कहा था कि भूत भगाने के लिए सरसों की जरूरत पड़ती है, और अगर सरसों में ही भूत लग जाए तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। बातें बहुत बढ़िया करते थे, और शेरो शायरी के साथ विधानसभा का संचालन भी करते थे। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। लेकिन पहला जो घोटाले का आरोप लगा विधानसभा में नियुक्ति का, जब ये मामला तूल पकड़ा, तब तक दो घोटाले और हो चुके थे। दूसरा घोटाला जो किया था कथित रूप से, उसे जो अभी जेल में है, जो तत्कालीन मंत्री थे, उनका नाम आया। तीसरे में जो शशांक शेखर भोक्ता थे, उनका। दूसरे जो थे उनका नाम आलमगीर आलम था, अभी जेल में है। और इसकी जो जांच हुई, वो जांच करने वाले जो थे वो रिटायर्ड जज थे, जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद। जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट में बहुत विस्तार से लिखा। उन्होंने 30 पॉइंट्स पे जांच की थी, और अच्छा, उनकी यहाँ जांच की। यहाँ एक मिनट, एक चीज सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो तो शायद हाँ भारतीय जनता पार्टी के थे। उस समय सरकार हाँ बीजेपी की थी और वो भारतीय हाँ जनता पार्टी के थे। दूसरे जो हाँ। थे वो मिलीजुली सरकार के थे पर कांग्रेस के थे, आलमगीर। कांग्रेस। हाँ। और तीसरे फिर भारतीय जनता पार्टी के थे, नहीं, तीसरे वाले जहां तक मेरी जानकारी है। नहीं, वो शशांक शेखर भोक्ता भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, अच्छा। वो जेएमएम के थे। अच्छा, जेएमएम के थे, सॉरी, आपने सही कर दिया मुझे। देखिए यहाँ क्या है ना, पार्टियों की बात नहीं है यहाँ पर। क्या है, झारखंड बनने के पहले जो मैंने कहा कि इसको एक उपनिवेश की तरह, चरागाह की तरह इस पूरे क्षेत्र को इस्तेमाल किया गया, और लोगों ने जिसको जहां मौका मिला नौकरी लूटी, अवसरों को लूटा, और यहाँ के संसाधनों को मनमाने तौर पर लूट मचाकर लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। और यही
झारखंड के निर्माण का सबसे बड़ा आधार भी बना कि यहाँ पे शोषण बहुत है और उस शोषण का कोई दूर दूर तक समाधान नहीं निकल रहा है। लोगों ने ये कहा कि बिहार है और बिहार के लोग ऐसा कर रहे हैं, या यूपी के भी लोगों का नाम आया, अन्य राज्यों के भी लोगों का नाम आया कि इन लोगों ने झारखंड को लूटा, झारखंड को उपनिवेश बना दिया। लेकिन जब झारखंडियों का राजपाट आया तो दुखद ये था कि स्थितियां बदली नहीं, लूटने वाले बदल गए, लेकिन बातें वही चलती रही और ये क्रम चलता रहा। इसी कारण झारखंड जो है अपने अकूत खनिज संपदा के कारण कम जाना जाता है। यहाँ लगभग पूरे भारत का 40% जो खनिज है वो है, लेकिन उसकी वजह से नहीं जाना जाता है। ये सबसे शांत इलाका है जहाँ पर कभी लोग ताले नहीं लगाते थे। ये वो इलाका है जहाँ पर पूरे विश्व का जो लाख है, लाह जिसको बोलते हैं लैख, वो 55% अकेले झारखंड में होता है। और यहाँ के लोग इतने सरल है कि यहाँ के लोगों की डिमांड पूरी दुनिया में है, क्योंकि वो जो काम करते हैं बहुत ईमानदारी से करते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में बाहर जो लोग जाते हैं उनको बेच दिया जाता है, या खासतौर पर लड़कियों का जो यहाँ से कारोबार होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये सबसे बड़ा केंद्र है झारखंड। उसका कारण ये है कि जो भी लोग काम करते हैं वो ईमानदारी से करते हैं। दूसरे क्षेत्रों के लोग अगर मौका मिले तो भागने का प्रयास करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ हत्या करने के बाद भी लोग स्वयं जाकर थाने में सरेंडर कर देते हैं कि मैंने ये अपराध किया है, आप मुझे इसका दंड दे सकते हैं। तो मैंने ये भूमिका आपको इसलिए बताई कि यहाँ के लोग इतने सरल हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि तब घोटाले कौन करता है? घोटाले जो करने के आरोप हैं उन नेताओं पर है, और ये नेता अंदर बाहर होते रहते हैं और बार बार आरोप लगाते हैं कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। विधानसभा की जो बात हम लोग कर रहे थे, जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद ने करीब 7,000 प्रश्नों की जो रिपोर्ट जमा की है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 3 विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों ने घोटाले किए। पिक एंड चूज शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि जिसको मन किया उसको नौकरियां दे दी, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी आधार के, और दूसरे राज्यों को भी उसमें प्राथमिकता दी, जबकि यहाँ की एक लड़ाई है कि झारखंडियों को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन उसकी घोर उपेक्षा हुई। आरक्षण की जो नीति है वो जिस राज्य का आदमी है उसको उसी राज्य में नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसका भी खुला उल्लंघन हुआ, और दूसरे राज्यों के जो लोग थे उनको भी आरक्षण दिया गया, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो रिपोर्ट है उसमें जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद जी ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। इसी प्रकार उन्होंने यह तक लिखा है कि पोस्ट नहीं थे उस पर भी बहाली कर दी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जहाँ लॉ मेकर्स बैठते हैं, जहाँ कानून बनाए जाते हैं, जिसको प्रजातंत्र का मंदिर कहा जाता है, अगर वहाँ इस तरह की बातें हुई होंगी तो ये कितनी गंभीर बात होगी। और एक बार जांच हुई, जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद जी ने जो जांच की, बहुत उन्होंने मेहनत की, उसमें काफी दबाव के बाद जांच शुरू हुई। उसके बाद फिर एक दूसरे जज थे, जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय, वो भी रिटायर्ड जज थे, उनकी कमेटी बनी, उन्होंने जांच की और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा की। जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की जो रिपोर्ट थी उसमें एक दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट जब सरकार को जमा की और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उसे राज्यपाल को ले जाकर सौंप दिया और ये उम्मीद रखी कि राज्यपाल उस पर कार्रवाई करेंगे। एक सेकंड, लेकिन राज्यपाल को जब उन्होंने वो
रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद राज्यपाल के पास सीमित शक्तियां होती हैं, वो अपने निर्णय नहीं कर सकते, तो राजनीतिक कारणों से या जो भी मजबूरी हो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में जब ये हंगामा हुआ कि इस तरह से मामले को दबाया जा रहा है, तो विधानसभा में कहा गया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद को 29 पॉइंट्स पे जांच करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें 30 पॉइंट्स पे जांच की और 30वां पॉइंट ये था कि उनको विधानसभा के अध्यक्षों की जांच नहीं करनी थी। लेकिन अब चूंकि उनको लगा कि जब अध्यक्ष ने गलती की है तो उन्होंने जांच की, और इस तकनीक बेंच के कारण कोई कार्रवाई मामले को दबाने का प्रयास हुआ। कारण ये था कि इसमें बहुत सारे नेताओं के जो रिश्तेदार थे वो शामिल थे। कुछ विधायकों के तो खुद के अपने बाल बच्चे भी थे उसमें, और अन्य जो लोग थे वो भी पैरवी वाले थे और कहीं न कहीं से राजनीतिक उनकी पैरवी थी, जिस कारण से मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास हुआ। लेकिन याचिकाकर्ता जो थे उन्होंने हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया और हाईकोर्ट ने अ, कल ये फैसला, कल का मतलब बीते हुए दिन, उन्होंने सोमवार को एक फैसला सुनाया कि इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। अब सीबीआई जो जांच करेगी उसकी रिपोर्ट किसके पास जाएगी और कार्रवाई कौन करेंगे इस पे, ये अभी मामला जो है वो अभी चुनाव तक चलेगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़े जाएंगे, लेकिन उसमें 2-3 मामले हैं। पहला तो है कि नियम विरुद्ध नियुक्तियां, और आपको जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि होगा कि इस तरह से नियुक्तियां हुई कि आज यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर निकला, दूसरे दिन यहाँ से 200 किलोमीटर वो पहुंच गया, पोस्ट से पहुंचा, और उसी दिन जो ज्वाइन करने वाले थे वो ज्वाइन कर लिए। अब ज्वाइन उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर की जहां पर पोस्ट ही नहीं हुआ करता था, जैसे स्वीपर, और फिर उसको कुछ महीने में सेक्शन ऑफिसर बना दिया गया। तो इस तरह से मनमर्जी जिसको कहा जाता है चीजें हुई, और ये क्रम तीनों विधानसभा अध्यक्षों तक चला। इस प्रकार से भ्रष्टाचार का वहां जो हुआ, बाकी जो आपने कहा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की चर्चा अक्सर होती रहती है, तो यहाँ पे चूंकि खानदान बहुत है, खनिज बहुत है, बालू की लूट की बात होती है। भाजपा जो है हमलावर है कि किसी को जब परमिट नहीं दिया गया है तो कैसे एनजीटी के रोक के बाद भी बड़े पैमाने पर बालू बिक रहा है, तो सरकार पर आरोप लगाने लगे बीजेपी वाले। तो सत्ता पक्ष के लोगों ने उस पर कड़ाई की और कई जगह से बालू जो है उसकी ढुलाई पर या उसकी खुदाई पर रोक लग गई, जिस कारण से भवन निर्माण का काम यहाँ पे प्रभावित हुआ और एक तरह से कंस्ट्रक्शन का काम पूरे राज्य में बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, रुक सा गया। बालू की कीमत 4 गुने तक बढ़ गई और बिल्डिंग मटेरियल्स की कीमत जो है वो बहुत नीचे चली गई, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल बिकने नहीं लगे। छड़, सीमेंट ये सब की कीमत बहुत कम हो गई। अब जाकर बात हो रही है कि बालू पर जो रोक है उसको हटाने की, चूंकि अब चुनाव आ गया है, ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो इस पर कुछ नई बात होगी, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसी बात अभी चल रही है। जी। और ये मामला क्या था जिसमें हेमंत जी कुछ दिनों के लिए अंदर भी गए थे? वो क्या मामला देखिए था और अभी उसकी हेमंत स्थिति क्या है? कहाँ तक है वो मामला? हेमंत जी अभी जमानत पर है, मुख्यमंत्री जो है, और इनका कहना था कि जिस जमीन के घोटाले की बात जो है उन पर आरोप लगाया गया, वो उन्होंने किया नहीं, जमीन का घोटाला हुआ ही नहीं, कहीं इनका नाम नहीं था। यहाँ पर क्या था कि एक डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर, जो डीएम होते हैं उनको यहाँ डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है, छवि रंजन, अभी वो जेल में है। सेना की जमीन को उन्होंने दूसरे के नाम पर हस्तांतरित कर दिया था, और इसी तरह के जमीन के कई जो हस्तांतरण हुए, तो उसमें आरोप लगा कि नहीं, उसमें मुख्यमंत्री जी जो है उनका हाथ था, सीएम हाउस की तरफ से
उनके कुछ अधिकारियों ने कहा था कि ये सीएम हाउस का जो है इसमें वो है, प्रेशर है, रिक्वेस्ट है। एक फाइल में कहीं सीएम हाउस लिखा हुआ भी था, ऐसा मतलब ईडी के लोगों ने दावा किया था। ईडी ने जांच की और अभी जो है वो बेल पर हैं, चूंकि पक्का अभी कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिल पाया है। लेकिन जो सबूत मिला है वो ये है कि एक आईएएस अफसर जो थी वो पूजा सिंघल, उनके जो सीए थे सुमन कुमार, उनके घर से बहुत बड़ी राशि करीब 17 करोड़ रुपए नगद मिले थे, जिनका कहना था कि ये मेरे क्लाइंट के हैं। वो साबित नहीं कर पाए कि वो किस क्लाइंट के हैं और क्यों हैं। जबकि आलमगीर आलम जो मंत्री थे ग्रामीण विकास के, उनके जो सरकारी पीएस थे, उनके नौकर के घर से 45 करोड़ रुपए नगद मिले थे, जिन पर कहा गया कि ये मंत्री जी के माध्यम से सभी जगह पैसे बढ़ते हैं। और पूजा सिंघल के पास जो पैसे थे वो कहा गया कि ये 1 या 2 दिनों का कलेक्शन है, जो बालू और जो खनिज की तथाकथित लूट मचती है उसमें हिस्सेदारी है। तो ये मामला आरोप प्रत्यारोप पर है, जांच पर है, ईडी जांच कर रही है, कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन अचानक जो तेजी आई थी जांच में और लोगों को अंदर किया जा रहा था, वो मामला अभी थोड़ा धीमा पड़ गया है। अब हो सकता है एजेंसियां जांच कर रही हों, लेकिन वो मामला सामने नहीं आ रहा है। तो ये सब कुल मिलाकर जो है वो राजनीतिक रूप से काफी चर्चित रहा। अब मुख्यमंत्री जब बाहर निकले तो यहाँ तक उन्होंने अपना जो है अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी तक नहीं कटाई और उन्होंने अपने को कहा कि एक आदिवासी के बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया और उनके ऊपर गलत आरोप थे और आदिवासी को हटाने की जो है वो साजिश बीजेपी कर रही है। तो इस तरह की बातें उन्होंने जो है काफ़ी जोर शोर से प्रचारित की है, जो लगभग हर सभा में प्रचारित हो रही हैं। यहाँ तक कि जो उनका साथ छोड़कर चले गए तो वो भी पहले इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब इस चुनाव में यही एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि क्या हेमंत सोरेन निर्दोष थे और उनको जेल भेजा गया, और क्या इस तरह की कोई बात नहीं थी। अब जो भी बात होगी वो जब तक जांच पूरी नहीं होती है, जब तक कोर्ट इसमें किसी को सजा नहीं देती है, तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है वो बहुत जोर शोर से चल रहा है। रुपए बरामद तो हुए हैं, ये जरूर कहा जा सकता है। जी नहीं, ये तो एक बड़ा मामला था, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये जो एक और जो मामला जिस पे हाईकोर्ट ने कल संज्ञान लिया और सीबीआई की बात की है, हाँ वो ज्यादा बड़ा मुद्दा था, पर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस तरीके से नहीं उठाया। शायद ये कारण हो कि जो 3 मेजर पार्टी हैं वहां, तीनों के चेहरे कहीं ना कहीं वहां उसमें लिप्त थे। नामधारी जी हो, आलमगीर हो, भोक्ता जी हो, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी अछूता रहा है इस विधानसभा, और वो भी विधानसभा के घोटाले से? तो क्या ये पॉलिटिकल रंग पकड़ेगा? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, दुखद ये है कि यहाँ कुछ भी होता है, कोई भी घोटाला होता है, तो पब्लिक जो है वो बहुत अजीब ढंग से शांत रहती है और उनको लगता है कि ये मुद्दा उठाने से क्या होगा। जैसे आपको याद होगा कि बिहार के ज़माने में पशुपालन घोटाले का केंद्र जो था वो झारखंड ही था। जी, जहाँ चाईबासा पे और रांची काफी। चाईबासा, रांची, दुमका में भी घोटाला हुआ था। वो तो मेरा ही एक्सपोजे था, स्कूप मेरा ही हाँ, था, मुझे तो पता है एक एक नष्ट कहाँ कहाँ से खेल हुआ था। हाँ। तो अब घोटालों की जिस राज्य को आदत हो गई हो उसके लिए घोटाले कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं। और कारण ये है कि इन सब खेल तमाशों के बीच पलायन जो सदियों से यहाँ से होता रहा है वो अभी भी जारी है। अब दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में लगभग 20 लाख लड़कियां घरेलू नौकरानियों के तौर पर काम करती हैं। आप सोचिए कि वैसा क्यों होता है। और लाखों लोग असम में काम करते हैं, जाकर बस गए वहाँ। अभी जैसे ही थोड़ा मौसम जो है वो ईंट भट्ठे का होगा, यहाँ की लगभग 30-40% आबादी उन राज्यों में चली जाएगी
यूपी और इस तरह के जो आसपास के राज्य हैं, वहाँ पे ईंट भट्ठों में वो लोग काम करेंगे और बरसात के दिनों में लौट कर आएंगे। तो ये कहीं न ये कहीं से हाँ, पलायन, करप्शन तो बड़े मुद्दे रहे हैं। झारखंड जब बटा नहीं था उस समय भी ये इश्यू उठाए जाते थे। हुँ, एक उस समय भी कुछ ऐसे इश्यू उठते थे जो आज की तारीख में बड़े हुँ, तौर पे उठाए जा रहे हैं और पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, जैसे कि घुसपैठ हो गया, बांग्लादेशी हुँ, कन्वर्जन है, वो एक मेजर इशू है। लोग कहते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन के कमी का कारण भी यही है क्योंकि कन्वर्जन हुआ है, हुँ, घुसपैठ हुआ है, खास करके संथाल परगना के इलाकों में। और अब चुनाव आने वाला है, चुनाव हुँ, पे इसका क्या असर पड़ेगा। और साथ में आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि हुँ, 81 विधानसभा में हुँ, मारामारी तो शुरू हो चुका है, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, किसके हाथ इस बार टिकट आएगा, कौन किस पार्टी से लड़ेगा, कौन एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में अपना किस्मत आजमाने के लिए जाएगा। पर कुछ लोगों जो पुराने एमएलएज हैं, पुराने विधायक हैं, उनके बारे में भी ये बात चल रही है कि उनकी उम्र हो चुकी है, वो हुँ। हटाए जाएंगे, नए चेहरे लाए जाएंगे पार्टी के दौरान, पार्टी के द्वारा। ऐसी भी कोई बात है क्या, जैसे कि केंद्र में है एक, खबरों में आप पढ़ते ही होंगे कि 75 साल बीजेपी का था मार्गदर्शन मंडल, हुँ, 75 साल के हुँ, लोगों को, अडानी जी, हाँ, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों के साथ भी यही हुआ था। क्या ये बिहार में भी, जैसे रांची आपका प्रमुख क्षेत्र है हुँ, विधानसभा का, केंद्र कैपिटल है, वहाँ के भी विधायक काफी एजेड हो चुके हैं, क्या नए चेहरे लाए जाएंगे, इस तरह की भी बातें, क्योंकि राजनीति से जुड़ी हुई, इलेक्शन से जुड़ी हुई बातों में क्या ये भी कहीं ना कहीं खेल रख रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। करप्शन तो है ही एक बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए रांची की जो बात आपने की ना, रांची की सीट जो विधानसभा की है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए कि राजधानी के विधायक के तौर पर जो भी रहता है वो राजनीति के केंद्र में रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी सरकार बैठती है और जो भी बड़े लोग आते हैं प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी प्रतिनिधि तक, तो वो कहीं न कहीं रांची ही उनका केंद्र हुआ करता है। अब 6 बार के जो विधायक हैं सीपी सिंह, वो लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी हाल में उन्होंने एक इंटरव्यू मुझे कहा कि 1996 से जब से वो विधायक बनना शुरू किए, तब से उनका विरोध हो रहा है और हमेशा लोग उनका विरोध करते हैं। पार्टी के बाहर से भी लोग करते हैं, दूसरी पार्टियों के और पार्टी के अंदर भी करते हैं। लेकिन सीपी सिंह के जीतने की या उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है कि आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी उनको फ़ोन करें, तो वो फ़ोन स्वयं उठाते हैं और पब्लिक से बात करते हैं और किसी भी छोटे से छोटे फंक्शन में, बर्थडे पार्टी से लेकर किसी भी छोटे आयोजन में कुछ मिनटों के लिए क्यों नहीं जाएँ, लेकिन वो जाते ज़रूर हैं। ये एक अलग प्रकार की राजनीति है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे नेता जो हैं वो बड़े-बड़े काम करवा देते हैं, लेकिन उन तक पहुँच होना बहुत मुश्किल है। जबकि सीपी सिंह, मुझे लगता है बहुत लोगों के काम नहीं करवा पाते होंगे, लेकिन वो एक पत्र सभी को देते हैं अनुशंसा का, रिकमेंडेशन का, और वो जाते कहीं पर भी हैं, कहीं भी जाने में उनको कोई हिचक नहीं होती है। तो इस कारण पार्टी उनको टिकट नहीं देने की जो लॉबी है, उनके विरुद्ध जो खेमेबाजी हो रही है, वहाँ से भी डर रही है कि सीपी सिंह खड़े होंगे तो जीत ही जाएँगे, दूसरे को देंगे तो कहीं पिछली बार की तरह लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने प्रयोग किए, कि नए लोगों को इन्होंने टिकट दिए और लगा कि वो जीत जाएँगे, कई लोग हार गए, उससे बीजेपी थोड़ी अंदर से भयभीत भी है। तो सीपी सिंह की तरह कई लोग हैं, जो उम्र की एक सीमा पर है, हालाँकि सीपी सिंह बहुत सक्रिय हैं। पिछली बार जो कुछ लोगों के टिकट काटे गए थे उम्र के कारण, उनकी सक्रियता कम हो गई थी, वो बीमार भी रहते थे। लेकिन ये सवाल तो है कि जो इस तरह के लोग हैं उनको टिकट दिया जाए या नए लोगों को दिया जाए। नए लोगों में कौन सबसे उपयुक्त है? सिर्फ युवा होना जो है वो माप, कुछ नए तरीके से कुछ किया जाए। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो अभी अब 1-2 महीने के अंदर में जो है बहुत चर्चित रहेंगी। चुनाव आयोग की टीम आई हुई है आज, दूसरा दिन है उसका। तो चुनाव आयोग की टीम अभी सर्वे कर रही है। ये एक संकेत है कि बहुत जल्द यहाँ चुनाव होने वाले हैं
अब जेएमएम डिमांड कर रही है कि दिसंबर में चुनाव होना चाहिए, और अभी तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 1 महीना पहले ही आचार संहिता लग जाती है, तो सारे विकास के काम रुक जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, ये अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जेएमएम को लग रहा है कि मैया सम्मान योजना जो वो 1000 रुपए बांट रही है सभी महिलाओं को, तो उनसे उनको बहुत लाभ मिलेगा। बीजेपी जो है वो मुद्दा, जैसे आपने कहा कि धर्मांतरण का जो है वो मुद्दा कन्वर्सन का उठा रही है, कि बहुत बड़ी संख्या में आदिवासियों को जो है धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बना दिया गया। संताल परगना साहिबगंज वगैरह की बात है, तो वहाँ तो कुछ वोट वो प्रभावित करेंगे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है कि आदिवासी समाज जो है वो बीजेपी से पिछली बार ऐसा लगा कि खुश नहीं है, और इसी कारण अर्जुन मुंडा जैसे बड़े नेता हार गए, तो उनको अपने पक्ष में करने के लिए जीतोड़ कोशिश हो रही है। सभी आदिवासी नेता, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर आए और जनता से बात करें, हर तरह से जो है वो पब्लिक से सीधा संपर्क करें, खास तौर पर आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करें। लेकिन ये कहाँ तक हो पाएगा, अभी कहना बहुत मुश्किल है। नहीं, एक बात और सामने आई है, जैसे देखने में आया है कि हाँ, पॉलिटिकल इलेक्शंस के कुछ दिन पहले ही जो शुरू हो जाता है एक दूसरे पार्टी में सेंध लगाना, उसमें चंपई सोरेन को बीजेपी ने तो उठा लिया। चंपई सोरेन के बारे में कहा जाता है कि कोल्हान के टाइगर हैं। कोल्हान जो इलाका है वहां से सूर्य सिंह बेसरा भी होते थे। सूर्य सिंह बेसरा तो चाहे घाटशिला से हैं, वो भी तो कोल्हान क्षेत्र है। क्या जामुमा जेएमएम, जिसके कि वो बड़े नेता थे और झारखंड निर्माण में उनका बहुत बड़ा हाथ था, और वही उनकी पहचान थी शिबू सोरेन जी के कारण, क्या आज की तारीख में चंपई सोरेन का कोई एडवांटेज मिलेगा, या चंपई सोरेन को लाकर भारतीय जनता पार्टी एक चेहरे के रूप में खड़ा कर खेल दूसरा कर रही है? देखिए, टाइगर कहा जाता है उनको, और कोल्हान में उनकी पकड़ तो है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हालांकि वहाँ के जो पत्रकार हैं वो ये कहते हैं कि एक सीट का तो फायदा होगा कि उनकी अपनी सीट बच जाएगी, लेकिन कितना अन्य लोगों को प्रभावित कर पाएंगे ये थोड़ा कहना मुश्किल है। कारण ये है कि चंपई सोरेन या उनके जो भी वहाँ कोल्हान के लोग हैं, जो जेएमएम के कट्टर समर्थक हैं, वो बीजेपी के खासतौर पर आरएसएस के कट्टर विरोधी रहे हैं। तो अब जेएमएम के जो लोग जो एक लंबे समय तक बीजेपी का विरोध करते रहे, वो बीजेपी की खेमे में अचानक स्विच ओवर करेंगे, इस पे थोड़ा जो है वो लगता है कि अभी सोचना पड़ेगा बीजेपी को भी। और बीजेपी को बहुत लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है, लाभ मिलेगा उनको पहले से जो मधु कोड़ा और उनकी पत्नी जो है गीता कोड़ा जो सांसद भी है, तो इन लोगों का जो है वो असर पड़ेगा, और इन लोगों का जो मिला जुला प्रभाव होगा उससे कोल्हान में ये लोग अपना दबदबा बना पाएंगे। और वहाँ से जो पिछली बार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, इस बार विधानसभा के चुनाव में उनको कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा, ऐसा बीजेपी को लगता है। अभी कुछ दिनों के बाद ही बिल्कुल एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बात और हाँ, जानना चाहूंगा एक विषय पे आपसे, आपकी राय क्या है कि हाँ, झारखंड बनने के बाद बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री रहे, जेएमएम भी 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुका, एक इंडिपेंडेंट सीएम भी रहे जो कि बैक थे। क्या जनता के बीच, क्या जनता इस बार थर्ड फोर्स की तलाश कर रही है, या फिर वही होगा जो झारखंड में होता रहा? तीसरे मोर्चे की तलाश में हैं लोग तंग आकर, क्योंकि झारखंड का विकास 24 सालों में आम जनता को नहीं दिखा। घोटाला, कन्वर्जन, घुसपैठ, आदिवासियों का शोषण, मूलवासी और आदिवासी के बीच लड़ाने की कोशिश, बाहरी भीतरी की बात,
ये सब ही 24 साल में जो दिखा है क्या जनता इस बार तीसरे मोर्चे की तलाश में है? देखिए, जनता यहाँ की बहुत दिनों से तीसरे मोर्चे की तलाश में है, लेकिन तीसरा मोर्चा अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। यहाँ जो भी परिवर्तन होते रहे हैं, जैसे पिछली बार जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उन्होंने काम अच्छा किया था, लेकिन उनके काम करने के तरीके से लोग नाराज थे और खास तौर पर जनजातीय समुदाय के लोग थे, वो नाराज थे। तो उन्होंने जेएमएम को, कांग्रेस को सपोर्ट किया। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम को जितना ये दावा करते हैं उतना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उनके पास में लगा कि एक विकल्प यही है कि ये लोग कुछ अच्छा करेंगे, हमारी बातें सुनेंगे, हमारे साथ व्यवहार अच्छा होगा। लेकिन तीसरे मोर्चे में कोई ऐसा चेहरा अभी तक सशक्त होकर उभर कर नहीं आ रहा है जिसको लगे कि इनके आने से कुछ हो पाएगा। और अचानक कुछ लोग आते हैं, कुछ बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी चुनाव से बहुत पहले से तैयारी कर रही है, उसको इस बात का संदेह था कि इस बार अगर हम पहले से तैयारी फील्डिंग नहीं करेंगे तो बीजेपी के जितने नेता हैं, अब रांची की जो मेयर रह चुकी हैं आशा लकड़ा, वो पिछले 3-4 महीनों से लगातार फील्ड में दौड़ रही हैं, एक-एक लोगों से मिल रही हैं। तो इस तरह का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, ये पिछली बार लोकसभा में इनको जो अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, तो उसके कारण जो तैयारी कर रहे हैं, जनसंपर्क में बाबूलाल मरांडी बहुत जोरदार ढंग से लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि शायद ही कभी वो रांची में 1-2 दिन रुकते होंगे। लगातार वो पूरे झारखंड का दौरा कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे कारण यही है कि उन लोगों को अच्छी तरह पता है कि जनता कहीं तीसरे मोर्चे की तरफ मुड़ गई या हमें नकार दी तो हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। तो इस कारण बीजेपी बहुत सक्रिय है। दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हम लोग फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना काम किया है और इतना लोगों को दिया है कि उस काम और उस लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि जेएमएम के लोग दावा कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना जो 1000 रुपये महिलाओं को जो दिए जा रहे हैं, तो इससे एक गेम चेंजर का काम होगा और महिलाएं जो है, जो आधी आबादी है, वो हमें भरपूर वोट देंगी। जबकि बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि बजट में इसका प्रावधान नहीं है। तो अभी कुछ दिन योजना चलेगी, बाद में क्या होगी, ये बहुत सारी चीजें जो है वो अभी हवा में है। बहुत जोर शोर से प्रयास हो रहे हैं। पलामू को भी केंद्र बनाया गया है, वहाँ राजनाथ सिंह ने शुरुआत की गढ़वा से, तो वहाँ से 3-3 जो प्रमुख महिलाएं हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की पत्नी जो विधायक हैं कल्पना सोरेन, वो मंत्री दीपिका पांडे सिंह, बेबी देवी, ये लोग काफी जोर शोर से पलामू से जो है वो प्रचार कर रही हैं, ताकि महिलाओं को आकर्षित किया जा सके और बताया जा सके कि महिलाओं के साथ बीजेपी है। अब कुछ दिनों के बाद ये लड़ाई इतनी जोरदार होगी और वाक्य युद्ध जो होगा, उसमें बयानबाजी जो होगी, उसमें बहुत सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन मोटे तौर पर अभी पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है। हालांकि चुनावी सर्वे तो बता रहा है कि बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है और बाबूलाल जी को दूसरे मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों से ज़्यादा लोकप्रिय बताया जा रहा है। लेकिन ये सब सैंपल सर्वे के आधार पर झारखंड में क्या ये होने वाला है, आने वाले समय में क्या होगा झारखंड में 1 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा। पर एक चीज़ तो है, आपकी बातों से मुझे लग गया कि वहाँ जोर शोर से लगी हुई हैं पार्टियां, और वो रस्सी खींचा जो होता है ना, 2 ही साइड में है रस्सी का छोर और बीच में है वोटर। अब इसके साइड वोटर खिंच जाएगा, ये देखना बाकी है। आने वाले समय में और भी मुद्दे उठेंगे, पर आज की तारीख में जो मुद्दे हैं, शायद जनता के पास, मुझे लगता है झारखंड में कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो ईदर ऑफ द साइड। और 2 ही पॉलिटिकल फोर्स अभी नजर आ रहे हैं। आपके हिसाब से कोई थर्ड फोर्स अभी पूरी तरह से उभरा नहीं है। आने वाले समय में अगर कोई
थर्ड फोर्स स्ट्रांगली उभरता है तो जनता वोटर शायद सोच सके। जी बहुत अच्छा लगा सुनील जी आपसे बात करके। हम फिर झारखंड के इन मुद्दों पे आपके साथ आते रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ेंगे बार बार और हम नए नए इश्यूज पे चर्चा करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स को आपने जो विस्तार से बताया, जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।